नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, ये बंधन अब ना छूटेगा और उसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। दोस्तों, समय की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए नहीं हो पा रहा है, फिर भी कोशिश जारी है। ये जो पेज दिख रहा है, ये तीसरे पार्ट का लास्ट पेज है और इस पेज के आगे से हम शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि जो कबीर है वो सोते सोते छवि का नाम लेता है और उषा उससे पूछती है कि ये छवि कौन है। तो जानते हैं इस पार्ट में कि छवि कौन है। उषा का यह अप्रत्याशित सा सवाल सुनकर कबीर को हल्का सा झटका लगा और उसने अपने आप को संभालते हुए उषा को और कसकर पकड़ लिया और उसके कमर में हाथ डालते हुए एक हाथ से उसके गाल पर टैप करते हुए कहा, कम ऑन उषा, ये क्या टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह सवाल करने लग गई तुम। प्लीज़ इस तरह टिपिकल इंडियन वाइफ बनना बंद करो ना यार। उषा ने कबीर की शर्ट पकड़ते हुए उसकी छाती पर हाथ रख दिया और कबीर से कहने लगी, देखो कबीर, अब लीगली मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और कल से तुमने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो अब ये जानना तो मेरा अधिकार है कि आपके लाइफ में कौन कौन लोग शामिल हैं। इसका मतलब तो मैं पहले ही सही था। कम से कम तुम मुझसे इस तरीके के वाहियात सवाल तो नहीं करती थी। फिर तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी ही रखनी चाहिए थी, ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कर। और वैसे मैं कल तुम्हें प्रॉमिस कर भी चुका हूँ कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो फिर से ऐसे क्वेश्चंस प्लीज़ मत करना, कबीर ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। कबीर की बात सुनकर उषा को थोड़ी राहत मिली। तभी कबीर ने उषा के बालों को कान के पीछे टक करते हुए कहा, वैसे मैं बोल क्या रहा था, प्लीज़ एक बार बताओ तो। उषा आंखें तरेरते हुए बोली, जैसे ही मैंने तुम पर पानी डाला, तुमने तुरंत कहा कि छवि, तुम नहीं सुधरोगी। कबीर थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालता है और कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं क्या सपना देख रहा था, पर तुम ऐसा कहती हो तो शायद ज़रूर मैंने कोई ना कोई सपना देखा ही होगा। और रही बात छवि की, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि छवि कोई और नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं और छवि, हम दोनों स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज तक साथ साथ थे। हमने साथ साथ ग्रेजुएशन की। बाद में मैंने अपने ही कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट करने की सोची, जबकि छवि फ़ॉरेन चली गई क्योंकि उसे फ़ॉरेन में पढ़ना था। हमने बचपन से कॉलेज तक का टाइम साथ साथ स्पेंड किया है। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा ही पल हो जो मेरे दिमाग के किसी कोने में रह गया हो और वह सपना बन करके सामने आ गया हो। उषा ने राहत भरी सांस ली कि अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कबीर को दूर धक्का देते हुए कहा, कबीर, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई थी। चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, अब चाय नाश्ता कर लेते हैं। देखो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा और मुझे ठंडा नाश्ता करने का कोई शौक नहीं है। कबीर अपनी पकड़ को और टाइट करते हुए उषा का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, ऐसे कैसे नाश्ता ठंडा हो जाएगा? अब मेरी बीवी है मेरे पास, उसे गर्म करने के लिए, वो गर्म कर देगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने बहुत ठंडा नाश्ता कर लिया, अब मैं ठंडा नाश्ता नहीं करूँगा। हाँ कबीर, नाश्ता तो मैं गर्म कर दूँगी, मगर चाय? चाय का क्या? चाय दोबारा गर्म करने से ख़राब हो जाती है। उसका टेस्ट बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहता और उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। उषा ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, चाय दूसरी बना लेना। मुझे छोड़ोगे तब दोबारा बनाऊंगी ना, उषा ने कबीर को दूर धकेलते हुए कहा। पर फिर भी उषा कबीर की पकड़ से छूट नहीं पाई। उषा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नींद से जगाने के लिए पानी डालने की ज़रूरत पड़ी थी, पर अब लगता है तुम्हारे दिमाग में रोमांस का कीड़ा घुस गया है और उस कीड़े को भगाने के लिए मुझे गर्म चाय आपके ऊपर डालनी पड़ेगी। शायद तभी वह रोमांस का कीड़ा आपके दिमाग से बाहर निकल पाएगा। इतना कहकर उषा अपनी कमर से कबीर का हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। कबीर उषा की कमर से अपना हाथ हटाकर उषा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लेता है और उसके होठों पर किस करके कहता है, देखो, तुम्हारे होठों पर मैंने प्यार की टेप लगा दी है, अब चुपचाप बिना कुछ बोले जाओ और फटाफट से नाश्ता गर्म करके ले आओ, और हाँ, अदरक वाली कड़क सी चाय बनाकर लाना, तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ। और उषा को छोड़ देता है।
कबीर के किस करने से उषा के पूरे शरीर में झंझनाहट सी होने लगी थी और उषा की नज़रें झुक जाती हैं। तभी उषा अपने आप को संभालते हुए जल्दी से टेबल पर रखा नाश्ता उठाकर रसोई घर की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से कबीर, बापू ने चाय नाश्ता किया कि नहीं? उषा पलटकर, बापू चाय नाश्ता करके चले गए हैं और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बापू आज बड़े खुश थे आपकी वजह से। कह रहे थे कि कल हमारा बिटवा हमारे पास बैठकर के बातें करके गया है, हमें बहुत अच्छा लगा। कबीर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, कबीर ने टॉवल हाथ में लेते हुए कहा। आप दिन में कम से कम एक बार बापूजी से ज़रूर बातें कर लिया करिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और यह आपसे वादा करती हूँ कि बापूजी की उम्र आपकी हंस बोल लेने से ही बढ़ जाएगी। कबीर ने उषा का हाथ पकड़ते हुए कहा, उषा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं हर रोज़ बापूजी से बातें ज़रूर किया करूँगा, ओके? कहकर उषा मुस्कुराती हुई रसोई घर में जाकर ठंडी चाय को सिंक में डाल देती है और दोबारा चाय बनाने के लिए चढ़ा देती है और साइड में नाश्ता गर्म करने लगती है। इधर कबीर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम में जाने के बाद कबीर याद करने की कोशिश करने लगता है कि आखिर उसने क्या सपना देखा है जो उसने छवि का नाम लिया। दिमाग पर काफ़ी जोर डालने के बाद उसे याद आता है कि कबीर और छवि दोनों किसी पौंड में पैर लटकाए हुए बैठे थे। कवि के हाथ में एक गुंथा हुआ आटा है जिसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर वो पानी में डाल रही है और उस पानी में ढेर सारी रंग बिरंगी मछलियां हैं जो आटा खाने के लिए उछल कूद करती हुई गोलियां खाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा मुझे दे दो, मैं भी डालूंगा। छवि आधा आटा तोड़कर कबीर को दे देती है। छवि जहाँ आटा डाल रही थी वहाँ बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी हो रही थी और उछल उछल कर जो आटे की गोलियाँ आ रही थी उनको खाने की कोशिश कर रही थी। कबीर ने आटे की एक गोली बनाई और उसे मछलियों के झुंड से थोड़ी दूर फेंका जहाँ एक आध मछली ही घूमती नजर आ रही थी। जैसे ही आटे की गोली पानी में गई, आसपास की दो चार मछलियाँ उसके ऊपर टूट पड़ी। कबीर दो तीन गोलियां लगातार फेंकता है तो छवि की तरफ की मछलियां जो थी वो सारी की सारी मछलियां दौड़कर कबीर की तरफ आ जाती हैं। यह देखकर छवि पानी में आटे की गोलियां डालती है। अब मछलियों के दो समूह बन जाते हैं और मछलियां अभी भी आटा खाने के लिए पानी में उछल कूद मचा रही थी। छवि उनको देखकर चिल्लाती है, वाह, मज़ा आ रहा है। कबीर और छवि इस मनोरम दृश्य का बैठ कर के आनंद ले रहे थे। अब दोनों का आटा खत्म हो जाता है। दोनों पानी में पैर लटकाए बैठे हुए थे। अब सारी मछलियां दोनों के पैरों के चारों तरफ घूम रही थी। जब मछली छवि के पैर के ऊपर चढ़ती है तो छवि चिल्ला करके कबीर को कस के पकड़ लेती है, कबीर मेरे पैरों में गुदगुदी हो रही है। तभी एक मछली आकर के कबीर के पैरों पर चढ़ती है। कबीर को भी पैर में गुदगुदी होती है और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। कबीर छवि से पूछता है, और छवि, बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? कोई तुम्हारा फ्रेंड वहाँ बना कि नहीं? कैसा कल्चर है वहाँ का? छवि बताती है, कबीर, फॉरेन में इंडिया जैसा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर 2-4 साल के लिए तो कोई भी इंसान बहुत खुश रह सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए मैं तो कम से कम वहाँ रहना पसंद नहीं करूँगी। कबीर, पता है, वहाँ पर एक अच्छा दोस्त मिलना भी मुश्किल है। वहाँ के जो लोग हैं वह दोस्त ऐसे बदलते हैं जैसे हर रोज़ कपड़े बदल रहे हों। यह तो सच है कबीर, हमारी जैसी दोस्ती तो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ की याद तो खूब आती होगी ना? कबीर ने छवि की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ कबीर, अपना देश, अपनी माटी, अपने लोग, क्या भूलने की चीज़ है? वैसे मैं तुम्हें अक्सर याद करती रहती हूँ। विद्युत को भी तुम्हारे बारे में बताती रहती हूँ। और पता है, विद्युत कह रहा था कि कभी मौका मिला तो वो तुमसे ज़रूर मिलेगा। अच्छा, वैसे नाम से तो ये इंडियन ही लग रहा है। ये विद्युत तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ कबीर, जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पर विद्युत मेरा सीनियर था। एक्चुअली जिस दिन हम लोग पहली बार मिले थे उस दिन हम साथ साथ ही इंडिया से फ्रांस गए थे, परंतु जिस फ्लाइट में हम दोनों गए थे उसमें तो हमारी मुलाकात नहीं हुई।
लेकिन एयरपोर्ट से उतरने के बाद जब हम ट्रेन से जा रहे थे तो दोनों की मुलाकात हुई। वो ठेठ हरियाणवी में अपनी मम्मी से बातें कर रहा था और मुझे उसकी हरियाणवी सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था और मैं लगातार उसकी तरफ देखे जा रही थी। कुछ तो उसकी बातें समझने की कोशिश करने के लिए मैं उस पर गौर करे जा रही थी। वह भी बीच बीच में मुझे देख रहा था। वो अपनी माँ को बता रहा था, माँ तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं पहुँच गयो सूँ, हवाई जहाज़ से तो मैं उतर लियो, अब ट्रेन में बैठ लियो सूँ। फिर उधर से कुछ आवाज़ आई तो विद्युत ने दोबारा से जवाब दिया, माँ तू इतनी चिंता मत करा कर, इतनी चिंता करागी तो बीमार हो जागी। हाँ हाँ मैं खा लूँगा खाना, तू चिंता मत कर। तू तो ए तरह चिंता कर रही सा जणो मैं कोई टाबर सूँ, मैं कोई टाबर को ना अब बड़ो होगो। उसकी माँ की आवाज़ आई, हाँ वाह तो ठीक से भाई, पर तने हाँ कह दी से ध्यान रखिए, सबकी भाण बेटी अपनी भाण बेटी जैसी होया करी सी। जय मैंने तेरी कोई भी ऐसी वैसी उल्टी सीधी हरकत देखी तो बेटा तेरी टांग तोड़ दूंगी। हाँ ना नो करके छेतूंगी देख लिए। माँ तने तेरा बेटा पे भरोसा को नहीं के, जब कह दियो ना कि ऐसा कोई काम ना करूँगा मैं जैसे तन्ने और बापू ने शर्मिंदा होना पड़े। ठीक से ना माँ, अब मैं धरूँ सु फोन। और फ़ोन रख देता है। मैंने उससे पूछा, आप हरियाणा से हैं? तो उसने बताया कि हाँ वह हरियाणा से हैं। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें हुई और बातों ही बातों में पता चला कि हम एक ही कॉलेज टीबीएस एजुकेशंस के स्टूडेंट्स हैं और उसका दूसरा साल है। अब तक हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। ये सब बताते हुए छवि अपने हाथों को पानी में डालकर पानी को हिला रही थी और साथ ही साथ कभी कभी पानी को ऊपर उछाल भी रही थी। फिर कबीर ने पूछा, छवि बताती है, उससे मैंने पूछा कि आपकी माँ आपको क्यों डांट रही थी, तो वो थोड़ा मायूस हो गया और बोला, जब से मेरी बहन के साथ वो हादसा हुआ तब से माँ हमेशा डरती रहती है हम सबको लेकर। हादसा मतलब? मैंने कहा। उसके चेहरे पर दुख के भाव थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सॉरी, मैंने आपसे शायद गलत सवाल पूछ लिया। इट्स ओके, उसने कहा और फिर बोला, अब हम मिलते ही रहेंगे तो आपके इस सवाल का जवाब फिर कभी। ओके। ये बताते हुए छवि ने पानी उछालकर कबीर के ऊपर फेंक दिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। कबीर बोला, तुम नहीं सुधरोगी छवि। ये सोचते हुए कबीर को हंसी आ रही थी कि उसने ये सपना देखा। उधर उषा चाय बनाते हुए सोच रही थी कि मैं भी क्या क्या सोचने लग गई, जबकि मैं खुद जानती हूँ कि कॉलेज की लगभग सभी लड़कियां कबीर पर मरती हैं, परंतु आज तक शायद ही किसी लड़की को कबीर ने भाव दिए हैं। उसने कबीर का खूब नाम सुना था कॉलेज में। कबीर फ्रेश होकर तैयार होकर वापस आ चुका था और नाश्ता करने नीचे भी आ गया। उषा, नाश्ता गर्म हो गया क्या? हाँ कबीर, बस अभी लाई, कहकर उषा नाश्ता टेबल पर लगा देती है। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके कबीर बाहर जाने लगता है और उषा से कहता है, उषा मैं अभी कुछ बाहर का काम करके आता हूँ। कबीर, आज मुझे माँ के पास जाना है, अगर बीच में काम से फ्री हो तो प्लीज़ मुझे माँ के यहाँ छोड़ देना। ओके, तुम तैयार रहना, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आ जाऊँगा, तुम्हें माँ के पास छोड़ आऊँगा। कहकर कबीर बाहर चला जाता है। उषा डाइनिंग टेबल साफ करती है और बर्तन समेटकर रसोई में रख देती है। दीनू काका, उषा बिटिया बर्तन मैं खुद धो लूँगा, आप परेशान मत हो। अरे काका, अभी मैं थोड़ी फ्री हूँ तो धो देती हूँ, जब कभी मुझे कोई काम होगा तो मैं आपको बोल दूँगी, तब आप धो लेना। वैसे थोड़ा बहुत काम करने से क्या होता है काका, आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बिटिया तुम बहुत ही अच्छी हो, बिल्कुल पार्वती बीवी जी की तरह। पार्वती बीवी जी बहुत ही अच्छी थी, परंतु कहते हैं ना, जो लोग अच्छे होते हैं उनको भगवान जल्दी ही अपने पास बुला लेते हैं। उषा दीनू काका से, काका मुझे पार्वती माँ के बारे में बताओ ना। हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। दीनू काका बताते हैं, बेटा पार्वती बीवी जी हमारे लिए तो देवी थी।
उसने कभी कोई भी गलती हमसे हो जाती तो विजय भाई साहब को कभी नहीं कहती। भाई साहब का काम ही ऐसा है, लोगों की उधारी लेने के लिए उन्हें उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। इसलिए कुछ हट्टे-कट्टे लड़कों को रख रखा है, जो किसी भी तरह वसूली कर ही लेते हैं। जब भी कभी तुम्हारी तरह से कोई औरत या बच्चे को वो उठा कर ले आते हैं तो बीबी जी उनको पहले तो खूब डांट लगाती है, फिर अगवा किए हुए बच्चों और औरतों को इतने प्यार से रखती है कि वो लोग दोबारा उनसे मिलने भी आ जाया करते थे। दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।